हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? पता है बढ़िया नहीं चल रही है क्योंकि स्कूल कब खुलेगा सर, कब खुलेगा? परेशान हो रहे हैं वहाँ पर, चाह रहे जल्दी से स्कूल खुल जाए। हाँ, तो वैसा ही हम लोग भी चाह रहे हैं जल्दी से स्कूल खुल जाए आपका। ओके, देखिए क्या गाइडलाइंस आता है। हम लोग तो सरकार जो हाल तोड़ा वो हाल मोड़ा, अब सबका वही हाल है। देखते हैं हो जाएगा। इतना दिन हो गया तो 10-15 दिन की बात है, 1 दिसंबर से तो खुलेगा ही खुलेगा। नहीं खुलेगा तो ज़बरदस्ती खोलना पड़ेगा। ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि खुलेगा ही, सरकार खोलेगी, गाइडलाइंस जारी करेगी, देखते हैं क्या होता है। अब देखो, और दूसरा तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज केस बेस्ड क्वेश्चंस, क्या होता है सर? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसमें हम पैराग्राफ लिख देते हैं और नीचे उससे बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे तुम्हें इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग नहीं, पैराग्राफ राइटिंग तो तुम लिखते हो, लेकिन पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसको रीड करके नीचे के क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। वैसे ही है, जैसे मान लो सपोज करो हम अभी एसी अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका कोई एक टॉपिक लेते हैं। जैसे हम एलसीआर सर्किट पढ़े, तो एलसीआर सर्किट के बारे में हमने लिख दिया, उसके डायग्राम बना दिए। अब एलसीआर सर्किट से रिलेटेड हम उसके फेज एंगल पूछ सकते हैं, उसका फेज एंगल का मतलब एक्सप्रेशन, इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं, फेजर डायग्राम पूछ सकते हैं। मतलब उस टॉपिक के बारे में लिख दिया पैराग्राफ में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यही है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप। हम क्वेश्चंस लेने वाले थे, नहीं देखते हैं, पहले हम पावर को पढ़ा दे। पावर आज का टॉपिक है हमारा। तो एवरेज पावर एसी सर्किट में कैसे निकालते हैं? ठीक है सर, आपने वहां पर पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पावर इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो वहां हम सिर्फ डीसी करंट पढ़ रहे थे, यहाँ एसी करंट है। तो एसी करंट में कांस्टेंट तो रहता नहीं है करंट का वैल्यू, वो तो साइनसॉइडल होता है, वेरिंग होता है, टाइम के साथ वेरी करता रहता है। तो इसलिए पावर का एक्सप्रेशन भी जो होगा वेरिंग टर्म में ही आएगा। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, किस तरह से उसको हम एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे, क्योंकि वो पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आज हम करने वाले हैं, उसका डेरिवेशन करेंगे आज। ठीक है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आप चाहते हैं तो सैंपल पेपर में फेराडे केज करके एक दिया हुआ है पैराग्राफ, और उसके नीचे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पूछे भी है, इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं, वही है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, कोई नया चीज नहीं है। ओके, तो उस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं अपना मेन टॉपिक पर, एसी पर। जल्दी से मैं एसी खत्म करूँ ये, और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा फेस्टिव वगैरह की वजह से ये लंबा चल रहा है। ठीक है, तो इसको फिनिश करके और फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर नंबर 8 उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे आगे का क्या होता है सीन। ओके, जल्दी से जल्दी ऑफलाइन हो जाए तो और अच्छा होगा, सिलेबस और जल्दी फास्ट खींचेगा। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक पर। देखिए इधर, यहाँ पावर इन एसी सर्किट, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट इज कॉल्ड इट्स पावर। ठीक है, जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी एसी सर्किट में कंज्यूम होता है दैट इज नोन एज पावर। ठीक है, अब हमें एक्सप्रेशन निकाला। वैसे एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट बोलते हैं क्योंकि वहां पर वेरी करता रहता है, तो हम एक टाइम पीरियड के लिए ही उसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब करंट एंड वोल्टेज वेरिंग होता है, तो टाइम पीरियड एक 0 से t टाइम के लिए, जैसे हमने एवरेज वैल्यू करंट का निकाला, जैसे हमने IRMS वैल्यू करंट का निकाला, तो वो वेरिंग होने की वजह से ही तो निकाला ताकि उसको मेजर कर सके। ठीक है, तो देखो कैसे एक्सप्रेशन, ये जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आते ही आते ब्रांड का है। देखो, एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन एसी सर्किट। देखो इसमें क्या है, मान लो लेट EMF of the source in AC circuit is V equal to V naught sin omega t and current is I equal to I naught sin ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, मैं यहां पर इसलिए मान रहा हूं +5 क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक जनरल एक्सप्रेशन आए। अब मतलब करंट यहां क्या कर रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज से। अगर नहीं मानते, ओमेगा टी ही रखते तो मतलब दोनों ही सेम फेज में हो जाता है,
वोल्टेज एंड करंट दोनों ही सेम फेज में हो जाता है। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? हेयर तुम लिख सकते हो, हेयर करंट लीड्स बाय फेज एंगल फाई, बाय फेज एंगल फाई, फेज एंगल फाई से करंट लीड कर रहा है। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? तो हम पावर का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, यहां से लिखना करो शुरू, P इक्वल टू वी आई, ठीक है, फॉर्मूला तो वही है बेसिक्स, ठीक है। अब P इक्वल टू वी आई जो लिखोगे ना, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी कॉस, सॉरी आई की जगह पर कितना लिखेंगे बताइए, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब देखो वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, अब ये जो है ना इसको हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस यहां पर देखो कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? अब देखो P हमें समझ में आया, तो वी नॉट आई नॉट हम क्या करेंगे, साइन इस अंदर इसका मल्टीप्लीकेशन है, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस यहां से ले जाओ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई या नहीं? तो दोनों तरफ ये क्या करना है, वी नॉट आई नॉट अपॉन टू, तो टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस ये इसी चीज को टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। क्या हमें इतनी बातें क्लियर हो रही है या नहीं? ठीक है, तो इतनी बातें अगर समझ में आ रही है तो आगे बढ़िए और इसको एक्सप्रेशन को और आगे बढ़ाइए। देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है, कितना होता है बताइए मुझे। शुरू में जब एसी चालू हुआ था ना, उसी समय जब हम निकाल रहे थे IRMS वैल्यू, ठीक है, उसी समय बता दिया था ऐसा चीज। देखो इधर ये जो है ना 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ये होता है, ठीक है, और कॉस फाइव तो ये हो ही गया, कॉस फाइव तो ऑलरेडी पहले से ही है। अब देखिए इसको, इसमें ये जो है ना 2 साइन ए इंटू साइन बी है, तो ये क्या लिखते हैं साइन 2a, तो साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। क्या हम इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं? तो इतनी बातें अगर समझ में आ रही है तो P इक्वल टू क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, तो वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, सॉरी साइन फाइव कहाँ से, कॉस फाइव ना, तो कॉस फाइव, ओके। और ये तो है ही प्लस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। क्या हमें इतनी बातें क्लियर है या नहीं? तो क्लियर है तो आइए आगे बढ़िए। देखिए वी पी इक्वल टू क्या करेंगे हम, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, ठीक है, और ये जो है ना यहां से कॉस फाइव माइनस देखो माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? ठीक है, तो ये P इक्वल टू क्या होगा बताओ मुझे, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाइव माइनस, देखो इसको ये कॉस, देखो इस तरह से है कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, तो क्या लिखते हैं उसको कॉस ए माइनस बी, मतलब 2 ओमेगा टी नहीं प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, प्लस वाले कॉस में प्लस वाले साइन में माइनस आता है बीच में, तो इतना लिखते हैं। क्या हमें इतनी बातें क्लियर हुई बेटा? ये सब चीजें पढ़ी हुई है आपने। अब इतनी बातें अगर क्लियर हो गई तो ये तो पावर है, ठीक है, किसी समय का इंस्टेंटेनियस पावर आपने P इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करके निकाला। अब आप इसको एवरेज पावर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, तो एवरेज पावर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि आप इसको मेजर कर सकें? तो 0 से T टाइम तक, एक खास टाइम तक, क्योंकि ये तो वेरी करता रहेगा, तो एक खास टाइम पीरियड में जब आप इसको
इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो एवरेज हो जाएगा। नहीं, जैसे मान लो एक क्लास का बच्चा है, एक क्लास का बच्चा मतलब 12th क्लास का बच्चा है, किसी का एज 16 है, 17 है, 15 है, 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, एज का घपलाबाजी भी करते हैं लोग, ठीक है, 18 भी हो सकता है। तो इन सब एज को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस क्लास का एज निकल जाएगा। वैसा ही चीज एसी के केस में, उस सर्किट में जो एसी करंट फ्लो हो रहा है उसका हमको अगर वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, किसी टाइम लिमिट के बीच में उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करके और टाइम से डिवाइड कर देंगे। मतलब टोटल तो एडिशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या है, एडिशन है, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके हम बड़ा पार्ट्स बनाते हैं, वही है इंटीग्रेशन। तो अब ये देखो, इसका वैल्यू निकालो, एवरेज पावर, एवरेज पावर, एवरेज पावर जो होगा वो क्या होगा, पी एवरेज, बताइए मुझे। देखिए जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन अपॉन टाइम, नहीं, टोटल वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन यहां पर जो है पी डी टी होगा। नहीं, पी डी टी कहां से, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, नहीं, तो यहां स्मॉल, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है, वर्क अपॉन टाइम जो है, यहां पर मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर लेता हूं, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डी टी है ऐसे, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी टी। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं, तो पी डी टी तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम के लिए क्या करना है आपको, या तो 0 से टी ये इंटीग्रेट कर देना या सीधा टी से डिवाइड कर दिया, तो यही एवरेज पावर हो जाएगा। क्लियर है, तो आगे बढ़िए, तो एवरेज पावर पी एवरेज, चलिए आगे निकालिए, ठीक है, 0 पी का वैल्यू क्या लिखेंगे आप, इतना लिखेंगे, और डरने की जरूरत नहीं कि बहुत बड़ा इंटीग्रेशन आ जाए, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन आएगा, मैं 2 लाइन में अभी बता देता हूँ, ठीक है। तुमको वो लगे अच्छा तो वो कर लेना, लंबा रूट लगे तो लंबा रूट कर लेना, तुमको जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। तो आसान भी रास्ता है, ठीक है। अब टीचर को तो दोनों चीज बताना है, तुमको जो पसंद आए वो कर लेना, क्योंकि एग्जाम में तुमको इतना विद्वत्ता थोड़ी ना दिखाना है, तुमको तो काम समझते हो। देखो इधर ये है डी टी, इतना तो सारा चीज वैल्यू हमने यही पी का वैल्यू हमने लिख दिया, और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, टी तक, ओके। अब नीचे लिखो, तो नीचे लिखने की अब जरूरत नहीं है, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, और जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो उसमें जो लिमिट वैल्यू डालोगे वो आ जाएगा, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, तो 0 से टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है, तो पी एवरेज जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, 1 अपॉन टी, ओके, और यहां से वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 होगा। और प्यारे बच्चों ये जो है ना, यहां तक ये जो ऐसे है, इसको इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करोगे तो इंडिविजुअल ले जाओ, cos फाई डी टी माइनस 0 से टी cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर है बात। अब देखो cos फाई जो है टी का फंक्शन ही नहीं है, तो cos फाई तो टी के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, कांस्टेंट, लेकिन ये फंक्शन है cos 2 ओमेगा टी प्लस 5, ये किसका फंक्शन है, टी का, स्मॉल टी का, मतलब डी टी के रिस्पेक्ट में ये क्या है, वेरी कर रहा है। तो तुमको एक बात मैंने पढ़ाया था कि जो होल टाइम इंटरवल में जो इंटीग्रेशन होता है cos का, वो कितना हो जाता है, 0, नहीं, ये मैंने बताया था तुमको। अब चलो एक काम करते हैं, फिर एक रेफर करते हैं, इधर करते हैं, ठीक है, यहाँ करो, एक काम करो दूसरे पेन से कर लो ताकि तुमको दिखाई दे सारा चीज, ठीक है। देखो तो यहां से ये जो है ना cos का ग्राफ कैसा होता है, यहां तक, ये कहां, किसका मतलब कहां तक का ग्राफ है, 0 से टी टाइम पीरियड तक का, तो ये जो वैल्यू है ना ये मैक्सिमम है 1, और ये क्या है -1, तो ये इंटीग्रेशन जब करोगे ना यहाँ से यहाँ तक का, ये तो हो गया, ये प्लस है, ये दोनों प्लस है, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाले का सम करोगे क्या हो जाएगा 0। यही तो इंटीग्रेशन होता है, एडिशन ऑफ द कर्व में देखोगे तो टोटल इसका जो इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितने, एक टाइम पीरियड में, कंप्लीट टाइम पीरियड में। अब कंप्लीट में नहीं करोगे, 0 से टी नहीं लेके तुम लोगे कितना, 3t/2, तो वहां केस में आएगा कुछ वैल्यू, ठीक है, लेकिन एक कंप्लीट टाइम पीरियड में cos
ओमेगा टी जब टी फंक्शन में हो तो वेरिएबल हो तो वो क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 होता है। तो कंप्लीट यहाँ 0 लिख लो, ठीक है, इसको कैरी ही नहीं करना अब। अच्छा, तुमको कुछ को दिमाग लगाना है तो cos 2 ओमेगा टी फाई को इंटीग्रेट करो sin 2 ओमेगा टी अपॉन ये कांस्टेंट चीज तो बाहर या नीचे आ जाता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहता है। किसके केस में, इंटीग्रेशन के केस में तो नीचे आ जाएगा, मतलब डिवीजन हो जाता है, ठीक है, और डिफरेंशिएशन के केस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये चीज नीचे आ जाएगा तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन तो आ जाएगा, फिर 0 से t तुम लगाओगे फिर कैलकुलेट करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां पर लिख देना है तुमको, चूंकि ऐसे करके लिख देना है बार ये यहां पर 0 से cos 2 ओमेगा टी ऐसे लिखना है ना dt और इक्वल टू 0, यही है वैल्यू, ठीक है, चूंकि करके मतलब सिंस ऐसे करके ये लिख लेना। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं है? फैक्ट क्लियर हो रहा है? फैक्ट क्लियर हो रहा है तो आगे बढ़ो और ये चीज देखो, इसको देखोगे ना, पी एवरेज जो देखोगे तो 1 अपॉन टी वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, ओके। कॉस का जो इंटीग्रेशन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, cos फाई तो कांस्टेंट है और dt का हमने अभी नीचे वाला टर्म के लिए किया था, t किया था, तो ये हो जाएगा कितना, t, मतलब वैसे dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t का स्मॉल t, तो उसका लिमिट लगाओ तो कितना हो जाएगा t, एक काम करो कर ही लो, ये cos बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t और फिर इसमें स्मॉल लिमिट लगा लो 0 से t, ठीक है। तो ये p एवरेज इक्वल टू 1/t इंटू वी नॉट आई नॉट अपॉन टी और ये cos फाई इंटू टी, ठीक है। तो ये टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos फाई। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं? तो इतनी बातें समझ में आ रही तो आगे बढ़ते हैं और इसी जो अभी किस में एक्सप्रेशन है, पीक वैल्यू का टर्म, अब इसको हम IRMS वैल्यू में ले आएंगे, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं और फिर देखते हैं एक बार, थोड़ा सा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पर काम करना पड़ता है मैथमेटिक्स का, और बाकी सब फिजिक्स खत्म ही है। अब आएगा फिजिक्स, थोड़ा सा स्पेशल केस समझेंगे, ठीक है। देखो इधर बच्चों, हमारा अभी फॉर्मूला आया था यहाँ, पी एवरेज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos फाई। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? तो P एवरेज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 cos फाई। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? तो P एवरेज इक्वल टू वी RMS आई RMS, इसमें तो क्या समझाना तुमको, cos फाई इतना तो लिख ही सकते हैं, ये तो अपना फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया तुम्हारा एवरेज पावर का एक्सप्रेशन, बस इतना ही करना है तुमको बोर्ड में, ठीक है। देख लेना कितना फास्ट, किस तरह से तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। अब देखो स्पेशल केसेस समझते हैं, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस में एक चीज है, यहां देख लो, देखो मान लो सपोज करो, थोड़ा सा इसको और एलिब्रेट कर देता हूं। देखो ये इस चीज को तुम लिखोगे स्पेशल केसेस, तो हम इसको हटाओ और फिर उसको चालू करो, ठीक है, थोड़ा सा बात रहेगी। देखो प्यारे बच्चों, अगर मान लो सपोज करो कि तुम यहां पर एक फेजर डायग्राम का शॉर्ट में ले रहा हूं LCR सर्किट का। देखो ये तुमने देखा है, ये R होता है या V होता है, ठीक है। तो नीचे V इंटू IR करते हैं ना, तो उसको लिखते हैं यहाँ पर R, और ये जो है यहाँ पर OP है, और ये इसको परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा करते थे आप, ठीक है, और इसको Z लिखते थे, नहीं, ठीक है। या फिर तुम अगर इतना तो तुमको याद ही होगा कि तुम ये इसको क्या लिखते थे, V लिखते थे, ठीक है, और ये तुम क्या लिखते थे, VR, मतलब रजिस्टर के अक्रॉस जो जाने वाला है, और ये जो होल सर्किट के अक्रॉस पास करता है। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, मतलब ये है फेज एंगल फाई, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, फाई इक्वल टू B अपॉन H। तो देखो ये मैंने V जो लिखा है इसको पहले V के फॉर्म में लिख लो, मैं करना क्या चाहता हूं समझ में आ जाएगा। B cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R अपॉन I इंटू Z। क्या मेरी बातें समझ में आ रही? तो ये है cos फाई इक्वल टू R अपॉन Z,
तो समझ में आ रही है या नहीं आ रही, इतनी बातें क्लियर है। तो cos फाई की वैल्यू हम इतना लिख सकते हैं, तो मतलब पी एवरेज की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं वी आर एम एस, ठीक है, वी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई इक्वल टू क्या होगा आर अपॉन जेड। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, क्लियर है ये बात। अब क्लियर है तो आगे बढ़ो और स्पेशल केसेस को थोड़ा सा अप्रोच करो। स्पेशल केसेस देखो प्यारे बच्चों, स्पेशल केसेस क्या है। पहला केस नंबर 1, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। देखो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में क्या होता है, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट मतलब कहने का इस केस में जो होगा फाई का जो मतलब फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा 0, तो दैट इज फेज डिफरेंस इज 0। फेज डिफरेंस जो है वो कितना होगा, डिफरेंस फाई इक्वल टू 0। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है। तो फेज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 0। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है। तो पी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, वी आर एम एस आई आर एम एस। ओके, ये हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये स्पेशल केस है केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 देखो, पहला केस तो समझ में आ गया हमें। देखो केस नंबर 2 में क्या है, अगर मान लो केस 2 में प्योरली, अभी क्या था, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट था। अब हम अगर मान लीजिए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बनाए, ठीक है, जिसमें करंट लीड करता है बाय फेज एंगल पाई बाय 2, नहीं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। एक बात बताओ, यहां पर क्या लग रहा है तुमको, मैक्सिमम पावर हो रहा है ना यहाँ, क्योंकि cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और मिनिमम कितनी है -1, तो मैक्सिमम पर तो आ रहा है, फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पावर जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देखो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, दैट इज फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्या मैं बातें समझ वाले, मतलब करंट लीड कर रहा है कितना से, पाई बाय 2 से, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पहले से पता है, इली द आइसमैन, ठीक है, याद रखना। अब देखो इधर, यहां पर पी एवरेज अगर तुम लिखोगे तो आई आर एम एस बी आर एम एस कॉस पाई बाय 2। अब देखो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा 0, मतलब इंस्पाइट ऑफ सर। प्यारे बच्चों अब देखिए, इसमें रेजिस्टर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन इस सर्किट से जो पावर जो है, पावर का जो कंजप्शन हो रहा है पर्टिकुलर कैपेसिटिव डिवाइस से, वो 0 हो रहा है, मतलब पावर कंज्यूम ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात है, तो मजे की बात हो गई ना। लेकिन ये काम का ही चीज नहीं हुआ ना अब, ठीक है, पावर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है 0। पावर का क्या डेफिनेशन था कि रेट बाय विच ए एसी सर्किट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ ए सोर्स, ठीक है, किसी सोर्स से जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, दैट इज नोन एज कैपेसिटिव सर्किट। अब करंट तो फ्लो हो रहा है, अब थोड़ा बहुत पावर लॉस होगा ही, पावर तो आएगा ही, क्योंकि जो वायर कनेक्टेड होगा उससे भी तो रेजिस्टेंस लगा होगा, तो रेजिस्टेंस मतलब उसका भी रेजिस्टेंस होगा, तो कुछ ना कुछ तो पावर का लॉस होगा ही, मतलब सोर्स से कुछ ना कुछ पावर तो लेगा ही। लेकिन यहां पर पावर जो है एवरेज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में 0 होता है, ठीक है। तो ये तो लिख लिया आपने। अब केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 में क्या है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। कौन सा सर्किट है बेटा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट में दैट इज करंट लैग्स बिहाइंड, current lags behind phase angle पाई बाय 2, ठीक है, फेज एंगल पाई बाय 2 से करंट लैग कर रहा है। तो मतलब कहने का ये फाई जो देखोगे इस केस के अकॉर्डिंग अगर सोचो तो पाई बाय 2 होगा,
और अगर पी एवरेज लिखोगे तो ये क्या होगा, फिर से वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस माइनस पाई बाई 2, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा 0। तो पी एवरेज की वैल्यू जो होगी वो 0 होगा। इन स्पाइट ऑफ इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में, फिर भी एवरेज पावर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपको जो एवरेज पावर होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये केस नंबर 3 है। अब केस नंबर 4 है। मान लो सपोज करो कि कौन सा सर्किट है, एलसीआर सर्किट है। इन केस व्हेन इन एलसीआर सर्किट में, ठीक है, तो एलसीआर सर्किट में मुझे ये बताओ कि अभी तो जेड लिखा था, तो अगर मान लो हम एलसीआर सर्किट का केस लिखे तो जेड का वैल्यू कितना होगा, ये सबको तो हटा दो, ये तो समझ में तुमको आ गया होगा। जेड का वैल्यू इस केस में कितना होगा, इम्पीडेंस इक्वल टू कितना होता है बताओ मुझे। ये तो ठीक है, आर हो जाएगा अपॉन अंडर रूट क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पर पी एवरेज इक्वल टू कितना लिखेंगे वो बताओ, पी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। तो कॉस फाइव की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव की जगह पर क्या लिखोगे, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है। तो ये पी एवरेज हो गया। क्लियर है बात या नहीं है, क्लियर समझ में आ रही है इतनी बातें। तो ये था एलसीआर सर्किट। देखो कुछ भी लगा हो इंडक्टर कैपेसिटर, क्रॉस रजिस्टर ही पावर लॉस होता है या पावर का कंजप्शन होता है। ठीक है, अब ये जो हो गया ना एलसीआर सर्किट। लेकिन मान लो सपोज करो हम फिफ्थ केस ले, और फिफ्थ केस में हम रेजोनेंस कंडीशन ले, तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा बताओ, कॉस फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि आर अपॉन आर का केस हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा। एक काम करो यहां पर लिख लो। ठीक है, यहां पर करके मैं समझा देता हूं। केस 5 क्या है, केस 5 इन केस ऑफ रेजोनेंस, प्यारे बच्चों रेजोनेंस के केस में। ठीक है, तो रेजोनेंस के केस में क्या होगा बताओ मुझे, पी एवरेज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, वी आर एम एस आई आर एम एस, और एक्स एल इक्वल टू एक्स सी होता है इसमें, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। तो ये जो है ना यहाँ पर तुम एक काम करो लिख लो, ये आर अंडर रूट जो लिखोगे ना आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, तो दोनों तो क्या हो जाएगा, इक्वल है, तो ये 0 हो जाएगा ये टर्म, एक्स एल माइनस एक्स सी का टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस फाइव की वैल्यू होगी कितनी, आर अपॉन आर, प्यारे बच्चों कितना होगा 1। तो कॉस फाइव जो लिखोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, ओ सॉरी आई की तरह लिख दिया, ये 1 हो जाएगा। और ये पी एवरेज जो होगा वो कितना, वी आर एम एस आई आर एम एस। मतलब कहने का ये वैसे भी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का केस हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही इतनी बातें। तो मैक्सिमम पावर जो होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ द सर्किट, पावर ऑफ द LCR circuit will be in resonance condition। कौन से कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, तो क्लियर है ये पावर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पावर पर क्वेश्चंस भी करा देंगे, और एक पावर फैक्टर है जो cos फाइव को बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर का और कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे, वॉटलेस करंट समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।